आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने राज्यसभा की एक सीट के लिए कविता पाटीदार को अपना उम्मीदवार बना दिया है। आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि कविता पाटीदार फिलहाल बीजेपी में महामंत्री हैं। कविता पाटीदार पटवा सरकार में मंत्री रहे दिवंगत नेता भेरूलाल पाटीदार की सुपुत्री हैं और ओबीसी वर्ग से आती हैं। इसके अलावा वो जिला पंचायत इंदौर की अध्यक्ष हैं और संगठन में पहले प्रदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। पाटीदार के नाम की घोषणा से पहले पीयूष गोयल का नाम भी चर्चा में था कि पीयूष गोयल का नाम भी हो सकता है। इस परिस्थिति में दूसरी सीट के लिए भी प्रत्याशी मध्य प्रदेश से हो सकता है। इसमें आदिवासी वर्ग या अनुसूचित जाति वर्ग को दूसरी सीट पर राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम आगे चल रहा है। कविता पाटीदार के नाम के ऐलान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कि हमारी बहन महामंत्री कविता पाटीदार जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करने के लिए संगठन ने नाम घोषित किया। और दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। दीपक, कविता पाटीदार का नाम आगे रखा गया है, बहुत सारी चीजों को एक साथ साधा गया है। कहते हैं कि एक तीर से कई निशाने साध लिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग की बात, चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, और इसके साथ ही साथ आला कमान को भी मना लिया गया कि मध्य प्रदेश से ही कैंडिडेट राज्यसभा में जाएगा, ये मना लिया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कविता पाटीदार का नाम जो सामने आया उसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि उनका नाम तय हो चुका है तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से साधने की कोशिश की गई। कविता पाटीदार, चूंकि इनके जो पिताजी रहे हैं भेरूलाल पाटीदार, वो महू क्षेत्र से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं पटवा सरकार के दौरान। इसके अलावा महू क्षेत्र से लगातार कविता पाटीदार सक्रिय रही हैं और उनका जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के साथ साथ और पिछले दिनों जब वीडी शर्मा टीम में बनी थी उसमें उन्हें प्रदेश महामंत्री के पद से नवाजा गया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पद रहे हैं, चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश प्रभारी रही है, साथ ही साथ आगामी जो नगरीय जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर भी उनको अहम जिम्मेदारी दी गई। तो कविता पाटीदार का लगातार पिछले दिनों से लगातार उनका कद बढ़ रहा था। चूंकि महू क्षेत्र से पहले कैलाश विजयवर्गीय विधायक रहे हैं, उसके बाद वर्तमान में उषा ठाकुर यहाँ से भाजपा से विधायक रही हैं। तो कविता पाटीदार एक निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है और उन ओबीसी वर्ग को यहाँ साधने की कोशिश की गई, क्योंकि पाटीदार समाज से भी आती है और जो इधर का क्षेत्र है यहाँ पे पाटीदार बहुल इलाका भी है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर गुजरात चुनाव की बात करें तो एक चेहरा यहाँ से देने की कोशिश की और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से महिला का नाम आना एक तरीके से कहा जाए कि इसी को लेकर दीपक, इनके नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि एक साथ कई चीज़ों को साधा गया है। अब जैसे ही इनके नाम का ऐलान हुआ, देखिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा फर्क साफ है, उनके अरुण यादव ताकते रह गए, हमारी कविता पाटीदार दीदी आगे निकल गई। कई चीज़ों को साधा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग को यहाँ पर पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल बनकर सामने आया था, हालांकि भाजपा को एक बड़ी जीत मिली सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन जो आरक्षण प्रक्रिया की गई उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी ने पर्याप्त आरक्षण नहीं दिया। दूसरी तरफ यहीं से मालवा निमाड़ क्षेत्र से अरुण यादव का चेहरा काफी दिनों से चर्चा में था कि राज्यसभा के लिए जा सकते हैं, लेकिन विवेक तन्खा का नाम यहाँ पर कांग्रेस ने एक तरीके से संभावित नाम में जोड़ दिया है।
तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कविता पाटीदार का नाम सामने आने से ओबीसी वर्ग को एक बड़ा संबल यहाँ पर मिलने की कोशिश देखी जा रही है। साथ ही साथ महिला चेहरा, महिला नेत्री और संगठन की जो क्षमता है उनकी, और उनको लगातार जिस तरीके से कद उनका बड़ा है, हालांकि वो पहले महू से विधायक के तौर पर भी दावेदारी कर चुकी थी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के बाद उन्हें महू से वो टिकट नहीं मिल पाया और इसी वजह से लगातार उनके जो पद है उसमें लगातार बढ़ोतरी की गई और पहले प्रदेश महामंत्री का पद दिया गया, फिर उन्हें युवा मोर्चा जैसे बड़े संगठन के प्रदेश प्रभारी के तौर पर बनाया गया और पंचायत चुनाव भी फिलहाल उनकी एक अहम जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई और निश्चित तौर पर इस नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं थी। कई लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित भी रहा कि कविता पाटीदार का नाम एकदम से निकलकर सामने आ रहा है, जबकि बात की जा रही थी कि कोई केंद्रीय मंत्री के नाम यहाँ और इसी के साथ उनका जैसे ऐलान हुआ, मालवा में एक बड़े पिछड़े वर्ग के चेहरे को स्थापित करने की कोशिश भी है। बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का राज्यसभा जाना लगभग फाइनल हो गया है। विवेक तनखा को राज्यसभा का कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह कहा है कि विवेक तनखा कांग्रेस पार्टी के प्रतिबद्ध नेता हैं। वो मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में परंपरा है कि किसी व्यक्ति को 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। उसी परंपरा का पालन करते हुए तनखा को दोबारा राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। उधर विवेक तनखा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं निष्पक्षता और निडरता के साथ काम करता हूं। बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए मैं कमलनाथ के साथ मिलकर काम करूंगा। उखाड़ फेंकना है, हराना नहीं है, यह भी ध्यान दीजिएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है कि कांग्रेस ने ओबीसी विरोधी चेहरे को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। यह बीजेपी का कहना है, जिन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओबीसी आरक्षण में अड़ंगा डालने का काम किया। यह बीजेपी का कहना है। और दूसरी तरफ बीजेपी के एक ट्वीट की आज बड़ी चर्चा हो रही है कि अरुण यादव तो ताकते रह गए, हमारी कविता पाटीदार दीदी चली गई। यह बीजेपी का ट्वीट है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विवेक तनखा जी का एक टर्म ही हुआ था और एक परंपरा बनी है, सबको 2 टर्म दिए जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह के टाइम, उस टाइम अटॉर्नी जनरल थे, सबसे यंग, सबसे नौजवान अटॉर्नी जनरल देश के इतिहास में बने थे। राज्यसभा के अंदर वो जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ओबीसी को अवसर न मिले, ये प्रयास कांग्रेस के उन्हीं नेतृत्व ने किया था। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने अगर उनको तय किया, बहुत अच्छी बात है। किसने क्या किया ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता राजनीति में। आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बता कैसे रहे हैं उसके बारे में, ये ज्यादा मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी है। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के एक पत्र ने मध्य प्रदेश सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष प्रदेश में प्रोटोकॉल के तहत 5वें नंबर पर पद आता है, लेकिन आज शिवराज सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके दौरे के दौरान एक कंडम पायलट दिया गया और साथ ही साथ एक ऐसा सिपाही दिया गया जिसके पास हथियार तक नहीं था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सीएम शिवराज को लिखी एक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश की सियासत को फिर से गरमा दिया है। दरअसल गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाली सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद पर जान का खतरा बताया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि उन्हें ग्वालियर चंबल इलाके में वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह ने चिट्ठी में माखनलाल जाटव हत्याकांड का जिक्र भी किया और लिखा कि चुनावों के दौरान राजनीतिक रंजिश के चलते उनके भतीजे पर भी जानलेवा हमला हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्र में लिखा कि हाल ही में भागवत कथा के दौरान उनकी मौजूदगी में ही पंडाल में माखनलाल जाटव के हत्यारे भी मौजूद थे, जो उनसे राजनीतिक रंजिश भी रखते हैं। सीएम शिवराज को लिखी चिट्ठी में गोविंद सिंह ने उन्हें भिंड दौरे के दौरान खराब वाहन और सुरक्षा में मौजूद जवानों के पास शस्त्र नहीं होने का आरोप भी लगाया है। इधर गोविंद सिंह के पत्र पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस विषय पर चिंता जताई है। जो इसमें नियम बने हुए हैं उसका पालन करना चाहिए, पर नियम कानून इनके डिक्शनरी में नहीं है।
इधर बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार आम से लेकर खास की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। नेता प्रतिपक्ष जी को उनके पार्टी के भीतर उनको कोई खतरा हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चाहे आम नागरिक की हो या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हो, इस सरकार के पास में इंटेलिजेंस के इनपुट होते हैं और उसके आधार पर सुरक्षा तय की जाती है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस बार बार सवाल खड़ा करती आई है और अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सीएम को ये पत्र लिखकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों के बच्चों के लिए खिलौना जुटाने के लिए सीएम शिवराज की पहल के बाद सभी जिलों में टॉय बैंक खोलने की एक तैयारी की जा रही है। ये काम जिला प्रशासन, नगर निगम, महिला और बाल विकास विभाग समेत तमाम सामाजिक संगठन करेंगे। चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इससे सीधे तौर पर बीजेपी आंगनवाड़ियों से जुड़े 65 लाख परिवारों को साधने की कोशिश कर रही है। ये भी एक पॉइंट है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि खिलौने के नाम पर सरकार अगर कुछ कर रही है तो सिर्फ राजनीति। कि कांग्रेस की मुख्य मुद्दा खिलौने इकट्ठे करने का नहीं है, मुख्य मुद्दा कोई सामग्री इकट्ठी करने का नहीं है। मुख्य मुद्दा है समाज की भावना, आंगनवाड़ी से जुड़े गरीब बच्चों के उन्नयन से जुड़े, और वो अभियान सफल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में बयार बही है और ये प्रसन्नता की बात है कि जनता ने इसको स्वीकार किया है। 18 साल से आप शासन में हो, मतलब अगर आप बच्चों को खिलौना उपलब्ध नहीं करा पाए, उसके लिए शिवराज जी को दर दर भटक कर ठेला चलाना पड़ रहा है। इससे साबित होता है कि ये भी शिवराज जी का एक नया जनता को देने वाला झुंझुना मात्र और कुछ नहीं। देखिए, ऐसे तो कई सवाल उठेंगे। बहरहाल ये राजनीति आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लीगल सेल के वकीलों के सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि वो हिंदू हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हर जगह विवाद हो रहा है, अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया है, हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। कमलनाथ ने अपील करते हुए कहा कि कोई बीजेपी नेताओं के बहकावे में न आए और सच्चाई का साथ दे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता विवेक तनखा भी मौजूद रहे। ये राजनीतिक परिवर्तन पहचानना है। ये राजनीतिक परिवर्तन बहुत जबरदस्त हुआ है, समाज को बांटने की, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। तमिलनाडु में देखिए, आप पढ़ रहे हैं कैसे तमिलनाडु में विवाद शुरू कर दिया है भाषा पर। गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। 26 नवंबर को जबलपुर में एक महासम्मेलन के रूप में प्रवृत्त करके कमलनाथ जी वहां से बिगुल बजाएंगे शिवराज जी के पतन पर। और आप देख लीजिएगा, जैसे हमने 18 में अपदस्थ किया था उन लोगों को, अब की और बड़ी मेजॉरिटी से हम उनको अपदस्थ करेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बुलडोजर पॉलिटिक्स हावी रहेगा। कांग्रेस बीजेपी को माफिया विरोधी अभियान पर घेरने वाली है, तो बीजेपी इन्हें कांग्रेस का ही मुहिम बता रही है। दरअसल कभी माफिया दमन दल बनाकर भू माफिया से लेकर मिलावटखोर तक की कमर तोड़ने वाली कांग्रेस अब बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरने वाली है। माफिया के खिलाफ शिवराज सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ अब कांग्रेस खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार माफिया विरोधी मुहिम के नाम पर आम लोगों और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रही है। यदि इसे बंद नहीं किया गया तो इसका जवाब नगरीय निकाय चुनाव में मिलेगा, ऐसा कहना है। वहाँ बुलडोजर बाबा फेमस हो रहे हैं, तो ये मामा का बुलडोजर घुमा रहे हैं, तो ये सब चुनावी हथकंडे हैं और सिर्फ ये नुकसान उसमें हो रहा है जो अदर पार्टियों से जुड़े हुए हैं। उनके लोगों का कहीं नुकसान हो रहा हो तो बता दें। ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई तो दिख रही है, पूरा शहर देख रहा है। कांग्रेस से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब 1.5 साल कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार रही तो इन्होंने चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकान तोड़े, उनकी दुकानें, होटलें तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसे बदले की भावना से काम नहीं की। आपने लगातार देखा होगा कि जो भी भू माफिया थे, जो भी गिरोह चलाते थे, जिस प्रकार के ड्रग्स का काम करते थे, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। रीवा के बैकुंठपुर के नवाडी इलाके में एक भालू के कुएं में गिरने के बाद प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम ने
पहले भालू को बेहोश किया, फिर उसका रेस्क्यू किया। कुएं से बाहर निकालने के बाद वन विभाग का अमला भालू को मुकुंदपुर के जंगल ले गया, जहां पर उसे रखा जाएगा। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।